गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत एडम स्मिथ एवं रिकार्डो। एडम स्मिथ चूँकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ही कहलाते हैं, इन्होंने विकास के संबंध में क्या थ्योरी दी है इसी को हम आज देखेंगे आज के वीडियो में। और जैसा कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, उनके अर्थ और परिभाषा देखने के बाद में अब हम इनकी ये थ्योरी विकास किस तरीके से गतिमान होता है या कैसे होता है इसके संबंध में जो इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने थ्योरी दी है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्लासिकल देखते हैं। क्लासिकल थ्योरी में एडम स्मिथ और रिकार्डो आते हैं और सबसे पहले इन्हीं को श्रेय जाता है आर्थिक विकास के संबंध में दीर्घकालीन कारणों का सबसे पहले विश्लेषण इनके द्वारा ही किया गया था। इन्होंने तात्कालिक आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने सिद्धांत में आर्थिक विकास के लिए भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, पूंजी संचय को बढ़ावा देने के लिए मजदूरी दरों को कम रखने, लाभ दरों को बढ़ाने तथा सरकार द्वारा हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करने पर जोर दिया। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नॉर्मली गवर्नमेंट इंटरफेयर को नहीं मानते थे, मानते थे मुक्त व्यापार नीति का समर्थन करते थे वे। और हम कह सकते हैं कि वे गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को इग्नोर करते थे, इसको मना करते थे कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। इसी तरीके से मजदूरी दरों को वो लचीली भी मानते थे, साथ ही मजदूरी दरों को कम रखने की भी बात करते थे। क्यों? ताकि लाभ में बढ़ोतरी हो। लाभ में बढ़ोतरी होगी तो पूंजी निर्माण अधिक होगा, पूंजी निर्माण अधिक होगा तो व्यापार अधिक होगा। तो लाभ दरों को बढ़ाने के लिए वे मजदूरी दरों को कम रखने की बात करते थे। इसके अलावा भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की बात भी करते थे। इसी को हम अभी इनके मॉडलों में देखेंगे। सबसे पहले हम क्लासिकल मॉडल की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। पहली विशेषता है विकास का मापदंड भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि। यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट विकास का अर्थ क्या लेते थे? विकास का जो उन्होंने अर्थ लिया था, ये विकास को जो मापने की बात वो कहते थे, वो भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि को विकास का मानक मानते थे। वे मानते थे कि जितनी ज़्यादा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन होगा उतना ही कोई देश विकास के मामले में आगे रहेगा। इनके अनुसार भौतिक वस्तुओं का उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी के सहयोग पर निर्भर है। इस प्रकार उत्पादन वृद्धि से राष्ट्रीय आय में वृद्धि संभव है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण का अधिक महत्व। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूंजी निर्माण पर अधिक बल देते थे, क्योंकि वह मानते थे कि पूंजी निर्माण जितना अधिक होगा, यानी कैपिटल फॉर्मेशन जितना अधिक होगा, विकास उतना ही अधिक होगा, या ग्रोथ या डेवलपमेंट उतनी ही अधिक होगी। इसलिए वह क्या कहते थे? मितव्ययतापूर्ण बचत करने पर जोर देते थे, क्योंकि वह मानते थे कि बचत से ही कैपिटल फॉर्मेशन होगा, यानी पूंजी निर्माण कैसे होगा? बचत से ही होगा। जितना बचाया जाएगा उसी से ही पूंजी निर्माण होगा। नेक्स्ट है लाभ की ऊंची दर। यह लाभ की ऊंची दर पे जोर देते थे, क्योंकि मानते थे कि ऊंची लाभ दर से अधिक पूंजी निर्माण के द्वारा विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। ये मानते थे कि लाभ की दर जितनी ज़्यादा अधिक होगी, व्यापारी उतना ज़्यादा ही पूंजी निर्माण के लिए अपने वस्तुओं को या अपनी बचत को ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाएगा। इसलिए लाभ की दर को वह ऊंची करने पर जोर देते थे, ताकि लाभ की दर के ऊंची होने से क्या होगा? वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, आगे है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने और इसके अलावा और कहा है कम मजदूरी। ये मानते थे कि लाभ की मात्रा बढ़ानी है तो मजदूरी दरों को कम रखने के लिए कहते थे कि अगर जो लाभ और ये मजदूरी, ये सारे आपके लगान प्लस इनको यह कुल उत्पादन का भाग मानते थे। ठीक है, तो ये मानते थे कि लाभ बढ़ेगा तो पूंजी निर्माण अधिक होगा, विकास अधिक होगा। लाभ को अधिक करने के लिए ये क्या मानते थे कि मजदूरी कम होनी चाहिए, लगान भी कम होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने मजदूरी की बात रखी है, तो ये मजदूरी न्यूनतम करने की बात कहते थे, ताकि ये कम होगा, मजदूरी का भाग उत्पादन में कम आएगा तो लाभ का भाग ज़्यादा रहेगा और इससे विकास की मात्रा ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह है विकास को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं और साधनों की वृद्धि के साथ साथ विकास की गति तेज होती है। हस्तक्षेप की नीति। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप के विरोधी रहे हैं।
इनके अनुसार सरकारी हस्तक्षेप विकास में बाधा उत्पन्न करता है, जबकि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होने से विकास को गति प्रदान करता है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता एवं पूर्ण रोजगार की मान्यता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की अगर आप कभी भी इनकी थ्योरी को रीड आउट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये हर समय पूर्ण रोजगार और पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को लेके चलते हैं। नेक्स्ट है विकास में गतिहीनता एवं स्थिरता। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह मानते थे कि पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया निरंतर नहीं चल सकती, क्योंकि प्राकृतिक साधनों की कमी। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान से देखिए कि पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया निरंतर नहीं चल सकती। कारण क्या बताया, यानी एक सीमा तक जब जैसे जैसे लाभ की दर बढ़ती है, विकास बढ़ता है, तो विकास के बाद में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो विकास की चरम सीमा के बाद में ये कहते हैं कि वह प्रक्रिया निरंतर नहीं चल सकती है, यानी अब वह प्रक्रिया नीचे भी आएगी, यानी ग्रोथ आपकी नीचे भी गिरेगी। और इसका कारण इन्होंने क्या माना है, ये मानते हैं कि प्राकृतिक साधनों में कमी, कृषि में उत्पत्ति हास्य नियम के लागू होना और मजदूरी दरों में वृद्धि, लाभ की दरों में कमी, पूंजी निर्माण में रुकावट आदि अंततः अर्थव्यवस्था को स्थिरता एवं गतिहीनता की अवस्था में पहुंचा देते हैं। यानी लाभ की दर कम होने स्टार्ट कर देगी, मजदूरी अधिक होगी। ठीक है, अब चूंकि आपको मैंने बता ही दिया कि ये उत्पादन के ही भाग हैं। ठीक है, तो उत्पादन में मजदूरी का हिस्सा क्या है, ज़्यादा है, और लाभ का हिस्सा क्या है, कम है। और जैसे जैसे लाभ का हिस्सा कम होता जाएगा, विकास की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, गतिहीन हो जाएगी, या आप कह सकते हैं स्थिरता की अवस्था में पहुंच जाएगी। एडम स्मिथ के सिद्धांत को देखिए, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इनका जो मॉडल है, इनके अनुसार आप विकास की परिभाषा देखिए। ये विकास को क्या मानते हैं, किसी भी देश में आर्थिक विकास को उसकी राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली निरंतर वृद्धि के रूप में मापा जाना चाहिए। यानी विकास का संबंध यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रीय आय से, या हम कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय से माना है। इनके मॉडल की मुख्य विशेषताओं को अब हम देखते हैं। मॉडल की मुख्य विशेषताएं पहले भी हम रीड आउट कर चुके हैं, इनको एक बार आप दोबारा क्विकली देख सकते हैं। जैसा कि पहली है राज्य के हस्तक्षेप की नीति। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वहित से प्रेरित होकर कार्य करता है और वह अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है, अतः उसे अपने स्वहित को पूरा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ने से उसके अपने स्वार्थ की पूर्ति में स्वयं उसका तथा समाज दोनों का हित बढ़ेगा। यानी ये मानते हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एडम स्मिथ ने बताया कि हमें ब्रेड बनाने वाले की उदारता के कारण नहीं, बल्कि उसके अपने स्वार्थ के कारण प्राप्त होती है। ये एक उदाहरण दिया है इन्होंने। इस प्रकार यदि आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह अपने धन को अधिकतम करने का प्रयास करेगा, उससे समाज का कुल धन भी अधिकतम हो जाएगा। उसके अनुसार आर्थिक विकास व्यक्ति के प्रयत्नों का स्वतः परिणाम है। सरकारी नियंत्रण तथा हस्तक्षेप मनुष्य के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी लापरवाह, भ्रष्ट, अकुशल होते हैं। इस प्रकार यह है एडम स्मिथ के। अगर हम इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इनके मॉडल की, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं, ये प्रगतिवाद को मानते हैं, आशावाद में ये पूरी आस्था रखते हैं। नेक्स्ट है विकास हेतु श्रम विभाजन पर बल। एडम स्मिथ ने विकास के लिए श्रम विभाजन पर बल दिया है, क्योंकि आर्थिक विकास हेतु उत्पादन में वृद्धि बहुत कुछ श्रम विभाजन पर निर्भर करती है। एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन आर्थिक सहयोग की वह प्रणाली है जिससे उत्पादन कार्य संपन्न होता है। श्रम विभाजन के द्वारा उत्पादन शक्तियों में अधिकतम सुधार संभव होता है, क्योंकि श्रम विभाजन से पहला श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है, दूसरा समय और साधनों की बचत होती है, तीसरा नवीन आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलता है, और चौथा उत्पादन में वृद्धि संभव होती है। ये तो श्रम विभाजन के लाभ बताए गए हैं कि इससे होता क्या है। एक्चुअली में आप समझिए श्रम विभाजन होता क्या है। जैसा कि मान लीजिए आप जैसे कि अगर हम एक खेत का उदाहरण लेते हैं, खेत में फसल का काम करना है। अब अगर मान लीजिए उस खेत में एक ही व्यक्ति काम करने वाला है, वही खेत में आप कहते हैं कि बुवाई कर रहा है, जुताई कर रहा है, और फिर फसल काटने का काम भी वही व्यक्ति कर रहा है, तो इस तरीके से क्या है कि उसके पास में काम की मात्रा अधिक हो जाएगी। लेकिन
यहाँ श्रम विभाजन भी किया जा सकता है। श्रम विभाजन का मतलब है श्रम का विभाजन, ठीक है। यानी मान लीजिए जुताई करने का काम किसी और व्यक्ति को दे दिया है, बुवाई का काम किसी और को दे दिया है, फसल काटने का काम किसी और का दे दिया है, रोपण का काम किसी और को दे दिया, तो ये सारे काम जैसे बांट दिए हैं, तो अब काम क्या है, बहुत अच्छे तरीके से होंगे। क्यों? श्रम विशिष्टीकरण से क्यों होंगे काम? क्योंकि अब व्यक्ति के पास में सिर्फ अलॉटेड काम है, दिया हुआ काम है जिसे उसे करना है। पहले उसी के पास में सारा काम था, अब उसे पर्टिकुलर एक ही काम करना है, तो ऐसे में काम अच्छा भी होगा, उसमें नवीन आविष्कारों को प्रोत्साहन भी मिलेगा, उत्पादन में वृद्धि भी होती है, समय और साधनों की भी बचत होती है। एडम स्मिथ ने बताया कि श्रम विभाजन स्वयं दो बातों पर निर्भर करता है, अर्थात दो बातों पर निर्भर करता है, यानी इसकी भी दो सीमाएं। दो सीमाएं कौन सी हैं? उत्पादन कार्यों में लगी पूंजी की मात्रा और बाजार का विस्तार। पहला है उत्पादन कार्यों में लगी पूंजी की मात्रा। स्मिथ के अनुसार उत्पादन की मात्रा तथा श्रम विभाजन दोनों बहुत कुछ पूंजी की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इसलिए एडम स्मिथ ने लिखा है कि पूंजी में मितव्ययता द्वारा वृद्धि होती है, जबकि अपव्यय तथा दुराचरण से कमी आती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये पूंजी निर्माण की बात करते हैं एडम स्मिथ, ये मानते हैं कि पूंजी निर्माण आप बचत के थ्रू कर सकते हैं। यानी आप जितना ज़्यादा पैसा बचाएंगे पूंजी निर्माण उतना ही अधिक होगा, और अगर आप बचत करते हैं तो पूंजी निर्माण आपके कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बाजार का विस्तार। एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन वस्तु के बाजार के विस्तार पर भी निर्भर करता है। जिस वस्तु का बाजार जितना विस्तृत होगा, उस वस्तु की मांग उतनी ही अधिक होने से वस्तु के उत्पादन में वृद्धि के लिए श्रम विभाजन भी अधिक होगा। इसके विपरीत जिस वस्तु का बाजार विस्तार जितना कम होगा, उतनी ही उत्पादन की मांग कम होने से श्रम विभाजन भी कम हो पाएगा। इस प्रकार श्रम विभाजन बाजार के विस्तार पर निर्भर करता है। अतः बाजार विस्तार के लिए घरेलू एवं विदेशी बाजार में मांग वृद्धि का प्रयास जरूरी है, ठीक है। अब आप ये देखिए, गेहूं का बाजार बहुत ज़्यादा है ना। क्यों? क्योंकि हर एक नॉर्थ इंडिया तो लगभग पूरा अपना उनका खाना पीना भी पूरा एक तरीके से गेहूं ही सबसे ज़्यादा वो कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ बाजार बहुत बड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं कि गेहूं का जो व्यापार है, इसके अंदर श्रम विभाजन बहुत आसानी से हो पाएगा। लेकिन अगर इसको हम लेते हैं सुई धागे में लेते हैं, या कोई ऐसा ही कुटीर उद्योग, कोई हल्का फुल्का कुटीर उद्योग ले लेते हैं, या सुई धागे वाला उद्योग हम ले लेते हैं, तो चूंकि ऐसे उद्योगों की डिमांड ज़्यादा नहीं होने की वजह से वहाँ पे श्रम विभाजन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट आप देखिए, संतुलित आर्थिक विकास पद्धति का समर्थन। एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी के अंतर्गत संतुलित आर्थिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यानी वे मानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो विकास हो रहा है, तो वह विकास ऐसा नहीं है कि कृषि क्षेत्र में हो रहा है। वे मानते हैं कि कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में समान रूप से विकास होना चाहिए। इस बात पर वह जोर देते हैं। वह ये भी कहते हैं, एडम स्मिथ कहते हैं कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में उद्योगों के स्थान पर कृषि एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा निर्मित माल उद्योगों के अंदर साधनों के रूप में काम आएंगे। अच्छा, इनमें लगी हुई श्रम शक्ति को जो इनकम प्राप्त होगी, वह उद्योगों में व्यापारियों के लिए इनकम होगी। उद्योगों में व्यापारियों की इनकम होगी वो एक तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो श्रम शक्ति लगी हुई है, जो लेबर यहाँ लगा हुआ है, वह लेबर जो इनकम प्राप्त करेगा, उस इनकम को वह उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं पर खर्च करेगा, और यह है एक तरीके से व्यापारियों की इनकम हो जाएगी। तो सबसे पहले एडम स्मिथ कहते हैं कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में कृषि एवं कुटीर उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। इससे कृषि विकास होने पर निर्माण कार्यों एवं व्यापार विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि उद्योगों को प्राथमिकता देने पर औद्योगिक उत्पादनों के उपभोग के लिए सामान्य क्रय शक्ति का अभाव विकास में बाधा उत्पन्न करेगा। अतः एडम स्मिथ ने विकास की प्रारंभिक अवस्था में कृषि एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता देना उचित माना, ताकि बाद में कृषि एवं उद्योग दोनों का समान रूप से विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के दूत। एडम स्मिथ के अनुसार आर्थिक विकास के दूत कौन से हैं? किसान हैं, उत्पादक है एवं व्यापारी। ये विकास के और उन्नति के दूत होते हैं। इनकी क्रियाएं भी अंतर संबंधित हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि से कई वाणिज्यिक सेवाओं एवं औद्योगिक निर्मित वस्तुओं की मांग में वृद्धि से निर्माणकारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है और व्यापारिक सेवाओं का विस्तार होता है। इस प्रकार प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार और साहस के कारण बाजार विस्तार एवं आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास एक संचयी प्रक्रिया है।
एडम स्मिथ आर्थिक विकास को एक संचयी प्रक्रिया मानते हैं। इनके अनुसार किसी देश की अर्थव्यवस्था आकस्मिक रूप में शीघ्र ही विकसित नहीं हो जाती, बल्कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे घटित होती है और इसका प्रभाव संचयी होता है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की प्रभावपूर्ण मांग रहती है तो आवश्यक पूंजी निवेश बढ़ता है और उत्पादन में श्रम विभाजन बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे राष्ट्र की वास्तविक आय में वृद्धि होती है। उससे बाजार का पहले के मुकाबले विस्तार होता है और जनसंख्या वृद्धि बाजार विस्तार में सहायक होती है। बाजार का विस्तार एवं उत्पादन में विशिष्टीकरण उत्पादन की नई पद्धतियों को प्रोत्साहित करते हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादन का स्तर एवं राष्ट्रीय आय में और भी वृद्धि होती है, जिससे बचते और पूंजी निर्माण में वृद्धि से विशिष्टीकरण और उत्पादन और भी तेज गति से बढ़ते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहने से अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में होने वाली उन्नति दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास धीरे धीरे संचयी प्रक्रिया से होता है। कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, वह ग्रोथ एक उद्योग से दूसरे उद्योग की तरफ जाती है। एक उद्योग की वस्तुओं और सेवाओं की मांग दूसरे उद्योग के लिए होती हैं और श्रम विभाजन होने से उत्पादन में वृद्धि होती है और जनसंख्या का भी विस्तार होता रहता है और बाजार का ये जो विस्तार होता है ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होता रहता है और धीरे धीरे बचत और पूंजी निर्माण में भी वृद्धि होने से और ज़्यादा विशिष्टीकरण होता है, उत्पादन बढ़ता है। तो ये जो विकास की जो प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्षेत्र में होती है, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ जाती रहती हैं और यह स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ती ही जाती हैं। ठीक है, ये प्रोसेस का आपकी संचयी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है पूंजीवादी आर्थिक विकास में स्थिरता। एडम स्मिथ का मानना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की प्रक्रिया निरंतर नहीं चल पाती है, उसमें एक सीमा के बाद में गतिहीनता प्राप्त होती है। इसका कारण इन्होंने दिया है प्राकृतिक साधनों की कमी तथा उत्पादन हास्य नियम लागू होने से आर्थिक विकास में रुकावटें आदि होती हैं। अगर आप ये बेंजामिन हिगिंस के वर्ड्स को देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि प्रतिष्ठित विकास मॉडल में पूंजीवादी विकास का अंतिम परिणाम होता है थमाव यानी स्थिरता। ये थमाव लाभों के घटने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण के अवरोध से उत्पन्न होता है। एडम स्मिथ के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में लाभों में वृद्धि होती है तो पूंजी विनियोग एवं उन्नत तकनीक का प्रवाह बढ़ जाता है। इससे मजदूरी दरों में वृद्धि तथा उत्पादन में उत्पत्ति हास्य नियम लागू होने से लागतों में वृद्धि लाभों को घटा देती है, जिससे पूंजी विनियोग घट जाता है और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ओ एक्स अक्ष पर समय को लिया है, ओ वाई अक्ष पर पूंजी संचय के दर को लिया गया है, जिसको हम डी के अपॉन डी टी से बता रहे हैं। यहाँ पर ये जो कर्व जा रहा है एल एम, ये इस कर्व को आप देखिए, इसमें पूंजी संचय की दर बताई गई है। ये एल से एम तक तो बढ़ती है पूंजी संचय की दर, लेकिन एम के बाद में इसमें स्थिरता आ जाती है, यानी यह कांस्टेंट हो गई है। हाँ ठीक है, और क्योंकि इस अवस्था में मजदूरी एवं लगान में वृद्धि से लाभ की दर शून्य हो जाती है और पूंजी संचय की प्रक्रिया रुक जाती है। अतः पूंजीवादी विकास अंततः स्थैतिक अवस्था में पहुंच जाता है और इस अवस्था में राष्ट्रीय आय, रोजगार, लाभ, पूंजी संचय तथा जनसंख्या सब स्थिर अवस्था में पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि ये चूंकि चरम अवस्था है पूंजीवादी और ये स्थिरता की है, कांस्टेंट है। अब इसके बाद में ये जो इसकी शेप इस तरीके से सीधी होती जाएगी और इस टाइम पर आप ये देख सकते हैं कि आय, रोजगार, लाभ, पूंजी संचय, जनसंख्या सब स्थिर अवस्था में पहुंच जाएंगे। हम अगर एडम स्मिथ के मॉडल की आलोचनाओं को देखें तो आलोचना वही है, अव्यावहारिक मान्यताओं पर आधारित है। ये सरकारी योगदान की इन्होंने उपेक्षा की है। ये मानते हैं कि गवर्नमेंट के हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। साहसी की भूमिका की इन्होंने उपेक्षा की है। एडम स्मिथ ने पूंजीपति और साहसी में कोई भेद ही नहीं किया, जबकि पूंजीपति तो क्या करता है, केवल पूंजी लगाता है, और साहसी क्या करता है, साहसी ही आपका ये जोखिम उठाने का कार्य क्या है, साहसी का कार्य होता है। इस प्रकार विकास का ये प्रमुख स्तंभ होता है, प्रमुख केंद्र बिंदु है, जबकि साहसिकी की भूमिका की इन्होंने उपेक्षा की है, जो कि उपयुक्त नहीं है। मध्यम वर्ग की उपेक्षा। एडम स्मिथ ने अपने आर्थिक विकास सिद्धांत में समाज का विभाजन पूंजीपति और श्रमिकों के रूप में किया है, जबकि आज
मध्यम वर्ग आर्थिक विकास की दशा एवं दिशा परिवर्तन का एक प्रमुख अंग है, अतः मध्यम वर्ग की उपेक्षा अनुचित है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा। एडम स्मिथ अपने आर्थिक सिद्धांत में स्वतंत्र व्यापार नीति के कारण आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को समझने में असमर्थ रहे हैं। आधुनिक युग में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बचतों की एक पक्षीय धारणा। एडम स्मिथ के अनुसार केवल पूंजीपति, साहूकार और भूमिपति ही बचत करते हैं, जबकि बचतें तो आय प्राप्त करने वाले सभी समूहों के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट है स्थिर अवस्था की मिथ्या धारणा। एडम स्मिथ ने अपने आर्थिक सिद्धांत में यह धारणा बताई कि एक समय बाद अर्थव्यवस्था गतिहीनता, स्थिरता की अवस्था में पहुंच जाती है और विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जबकि आधुनिक प्रगतिशील युग में स्थिर अवस्था की धारणा एक मिथ्या धारणा है। आर्थिक विकास नियमित एवं एक रूप से नहीं होकर रुक रुक कर होता रहता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में बाहरी मितव्ययताओं की भूमिका। एडम स्मिथ का मानना है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर पूरक होते हैं। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के एक भाग में आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था के अन्य भागों में मांग में वृद्धि तथा लागत में कमी को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास की गति बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है निम्न कोटि की जनसंख्या वृद्धि पर रोक। एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास के लिए पूंजी के अभाव को ध्यान में रखते हुए निम्न कोटि की जनसंख्या वृद्धि पर रोक का सुझाव दिया, ताकि श्रम पूंजी का अनुपात ठीक बना रहे। अन्यथा जनसंख्या में वृद्धि अर्थव्यवस्था पर भार बनकर श्रम पूंजी अनुपात में गड़बड़ कर आर्थिक विकास की गति को धीमा कर देगी। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों के कारणों पर मौन। एडम स्मिथ अपने सिद्धांत में व्यापार चक्रों में होने वाले उच्चावचनों को बताने में विफल रहे हैं। स्थैतिक मॉडल है ये इनका। इन्होंने आधुनिक युग में स्थिर एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था का विचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर हम इसके मॉडल की एडम स्मिथ के मॉडल की समीक्षा करें तो आलोचनाएं हमने देख ली है। इसकी समीक्षाओं में देखें हम हस्तक्षेप नीति के पालन पर जोर। एडम स्मिथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर ज़्यादा बल देते थे और अगर हम आज के समय में देखें तो विश्व के सब राष्ट्रों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता विकास में मददगार होता है। नेक्स्ट है पूंजी संचय विकास का मुख्य घटक है। एडम स्मिथ की ये धारणा आज भी महत्व रखती है, क्योंकि पूंजी संचय के अभाव में विकास की कल्पना निरर्थक लगती है। नेक्स्ट है बचतों में वृद्धि एवं पूंजी संचय हेतु मितव्ययता जरूरी। एडम स्मिथ के मॉडल में बचतों में वृद्धि एवं पूंजी संचय के लिए मितव्ययता और अपव्यय में कमी पर जोर आज के युग में भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट आर्थिक विकास की व्यय रचना। एडम स्मिथ के आर्थिक विकास मॉडल में विकास की प्रारंभिक अवस्था में कृषि एवं कुटीर उद्योगों के विकास के बाद में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देकर संतुलित विकास की व्यय रचना का मार्गदर्शन आज भी उतना ही उपयुक्त लगता है। नेक्स्ट है विकास के लिए विकसित तकनीक पर जोर। एडम स्मिथ ने विकास में विकसित तकनीक के महत्व को उजागर किया, क्योंकि इसके द्वारा श्रम विभाजन एवं बाजार विस्तार से उत्पादन में वृद्धि तथा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एडम स्मिथ का आर्थिक विकास सिद्धांत कई खामियों के बावजूद आज भी विकास में उपयोगी एवं मार्गदर्शक सिद्धांत है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।